पार्ट ऑफ द एसोफेगस से लेके अब आप लोगों के जहन में ये भी आएगा कि मिडल और अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस वो हम डिस्कस करेंगे। लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस से लेके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम इट इज़ नोन एज फोरगट, और फिर थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से क्या स्टार्ट होगा, मिडगट। लेकिन अब हमें नहीं पता है कि मिडगट है कहाँ तक, वो हम आज पढ़ेंगे। लेकिन कल के जो लेक्चर है उसके अंदर हम फोरगट के जो कंटेंट पढ़ रहे थे उसमें लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस है, इसमें पूरी स्टमक आती है, और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, और उसके अंदर हेड ऑफ द पेंक्रियाज, और वो पेंक्रियाज फिर जाकर कहाँ एंड हो जाता है, स्प्लीन के साथ। स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ द फोरगट, लीवर इज द पार्ट ऑफ फोरगट, एज वेल एज गॉल ब्लैडर इज अ पार्ट ऑफ फोरगट। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो ये है कि द मेन आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द होल फोरगट कंटेंट दैट इज सीलियक आर्टरी, इसको क्या कहते थे, सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी के 3 ब्रांचेस हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड मैंने आप लोगों को बताया था, L स्टैंड फॉर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, H स्टैंड फॉर हेपेटिक आर्टरी, और S स्टैंड फॉर स्प्लीनिक आर्टरी। द शॉर्टेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वेरी गुड, और जो लॉन्गेस्ट ब्रांच है वो स्प्लीनिक आर्टरी है। क्लियर है। फिर हमने ये बात की थी कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर को सप्लाई करता है और लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस, और जो मेनली इस तरह आते हैं हेपेटिक आर्टरी की तरह, तो वो रास्ते में जाते हुए एक ब्रांच देती थी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो लेसर कर्वेचर की लोअर पार्ट में जाता था, और एक और ब्रांच थी उसको हम GDA गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, और गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी फिर 2 में डिवाइड होती थी, एक को हम सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी कहते थे और एक को हम राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी कहते थे। तो एक ग्रेटर कर्वेचर की तरफ चलती और एक हेड ऑफ पेंक्रियास प्लस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम को सप्लाई करती थी। फिर जब ये दोनों ब्रांचेस हेपेटिक आर्टरी से निकलती थी तो आगे जाकर उससे बन जाती प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी वी कैन डिवाइडेड इनटू 2 when it is entered to the liver. Entry door of the liver is called porta hepatus. वो एरिया जहाँ पे लीवर के अंदर चीज़ें जा रही होती है उसको हम पोर्टा हेपेटस कहते हैं। वहाँ पे प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी राइट हेपेटिक एंड लेफ्ट हेपेटिक में डिवाइड होती, और राइट हेपेटिक फर्दर एक ब्रांच देती है विच इज कॉल्ड सिस्टिक आर्टरी विच सप्लाई गॉल ब्लैडर। स्प्लीनिक आर्टरी की तरफ आते हैं तो स्प्लीनिक आर्टरी रास्ते में अपने आप से एक ब्रांच देती थी विच इज शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, वेरी गुड, एंड दोज आर्टरीज सप्लाई द फंडस ऑफ स्टमक। वो क्या सप्लाई करती थी, फंडस, और इससे एक निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो सप्लाई करती अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर। फिर रास्ते में जाकर पेंक्रियाटिक ब्रांचेस देती थी जो पेंक्रियास की बॉडी और टेल वगैरह को सप्लाई कर देती, और खुद जाकर स्प्लीन के अंदर ख़त्म होकर स्प्लीन को सप्लाई करती थी। तो दिस होल पिक्चर शुड बी रिमाइंड ऑल द टाइम। जब आप लोग इस पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, देखिए सिर्फ पढ़ना नहीं है एग्जाम के लिए, कुछ चीज़ें जहन में रखना भी है। तो जब आप लोग बार बार पढ़ेंगे ना, ये सारी जो सप्लाई है फिर आप लोग 2 मिनट में कह सकोगे। तो दिस इज़ हाउ वी डिस्कस यस्टरडे कि दिस इज़ द होल ब्लड सप्लाई ऑफ द फोरगट। आज देखिए ब्लड सप्लाई ऑफ द मिडगट, कि मिडगट की ब्लड सप्लाई क्या है और इसके अंदर मेन MCQs कौन से हैं। सो ब्लड सप्लाई ऑफ मिडगट। आज हम ये पढ़ेंगे कि मिडगट को ब्लड सप्लाई किस तरह मिलती है, उस पर हम बेस करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कि मिडगट की ब्लड सप्लाई कौन सी है। पहले तो आप लोग ये लिखें कि द कंटेंट ऑफ मिडगट, द कंटेंट ऑफ मिडगट इज मेनली सप्लाइड बाय सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। कल बताया था कि नहीं कि जो मिडगट है इसकी जो सारे कंटेंट है वो किस आर्टरी सप्लाई करेगी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी विच इज सिंपली नोन एज SMA, विच इज द डायरेक्ट पेरिफेरल या वेंट्रल ये फ्रंट से निकलती है, वेंट्रल ब्रांच ऑफ व्हाट, एब्डोमिनल आयोटा, वेरी गुड। एब्डोमिनल आयोटा का एक वेंट्रल ब्रांच है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और दिस आर्टरी विल सप्लाई द होल कंटेंट ऑफ द मिडगट। ये मिडगट के अंदर जितने भी कंटेंट है
उसको सप्लाई करेगी। इससे पहले कि हम प्रॉपरली डिस्कशन में चला जाए, आप लोग यहाँ पे हेडिंग लेके कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मिडगट, कि हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है और मिडगट के अंदर कौन कौन सी कंटेंट आती है। ठीक है, कल का डायग्राम आप लोग रिवाइज करें कि यहाँ तक हमने जो पढ़ा था दिस इज द एसोफेगस, फिर इसके बाद क्या था स्टमक, स्टमक के बाद क्या स्टार्ट होता है ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम के अपने फिर कितने पार्ट्स थे 4। ठीक है, duodenum itself is the first part of small intestine which is further we can divide it into 4 parts. This is the first part of duodenum, second part of the duodenum, third part and fourth part of the duodenum. Common bile duct और pancreatic duct ये कहाँ को ओपन होते थे सेकंड पार्ट ऑफ द duodenum। और इसकी जो ओपनिंग होती है ना, इसके इर्द गिर्द जो मसल है उसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमने ऑनवर्ड स्टार्ट करना है, क्योंकि एसोफेगस के लोअर पार्ट से लेके इस सेकंड पार्ट तक ये ऊपर क्या था 4 गट है। तो मिड गट कहाँ से स्टार्ट होगा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट से। तो कंटेंट में लेके ड्यूडिनम इसमें आएगा, इसके कंटेंट में ड्यूडिनम आएगा, लेकिन ड्यूडिनम के सिर्फ कौन से पार्ट थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि ड्यूडिनम के जो पहले 2 पार्ट है दोज आर द पार्ट्स ऑफ 4 गट। तो ड्यूडिनम का एक थर्ड और फोर्थ पार्ट ये किसके अंदर आते हैं मिड गट के अंदर। ठीक है, इसके बाद जनाब नेक्स्ट लेके ड्यूडिनम जब खत्म हो जाए तो द नेक्स्ट पार्ट विल बी नोन एज, वेरी गुड, इसके बाद जो स्टार्ट होगा लाइक दिस विल बी नोन एज जेजुनम। द सेकंड कंटेंट इज जेजुनम, और जेजुनम के बाद द लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इलियम। इसको हम क्या कहते हैं इलियम कहते हैं। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ विच इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ये इलियम पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये जनाब जेजुनम है, जेजुनम, और यहाँ पे ये क्या है ये इलियम है। जहाँ पे इलियम ख़त्म होता है वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है दैट इज़ नोन एज सीकम। इसको हम क्या कहते हैं सीकम कहते हैं। सीकम इज आल्सो अ कंटेंट ऑफ मिड गट, ये भी किसके अंदर आता है मिड गट के अंदर आता है सीकम। ठीक है, और इस सीकम के पीछे बिहाइंड एक लिम्फॉइड टिश्यू का ऑर्गन पड़ा है दैट इज नोन एज अपेंडिक्स। कल हमने बात की थी कि द मोस्ट कॉमन साइट फॉर अपेंडिक्स इज रेट्रोसीकल इन ओरिजिन। रेट्रो मीन बिहाइंड। इस सीकम के पीछे एक लिम्फॉइड टिश्यू का एक गुच्छा पड़ा है विच प्ले अ वेरी माइनर रोल इन द इम्यूनिटी एंड दैट इज नोन एज अपेंडिक्स। तो सीकम के पीछे जो स्ट्रक्चर है अपेंडिक्स, इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ मिड गट, ये भी किसके अंदर आएगा मिड गट के अंदर आएगा। फिर इस सीकम के बाद जो पार्ट्स ये इसके फॉर एग्जांपल इस तरफ बिहाइंड एक स्ट्रक्चर पड़ा है, शाबाश, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। अब आप लोग मुझे ये बताएं इस सीकम के बाद द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच स्टार्टेड इज कॉल्ड, इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होगा वो इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा ना, इस तरह। सो दिस पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज गोइंग अप इज नोन एज असेंडिंग कोलोन। इसको हम क्या कहते हैं असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कोई चीज़ का ऊपर चला जाना, और अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं डिसेंडिंग। कोलोन इज द वर्ड यूज फॉर लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ जा रहा हो दैट इज नोन एज असेंडिंग कोलोन। तो मिड गट के अंदर द नेक्स्ट कंपोनेंट इज असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। फिर इसके बाद जनाब आते हैं कहाँ शाबाश असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन जो एब्डोमेन के अंदर है वो जनाब क्या हो जाएगा शाबाश ऊपर की तरफ जाएगा ऑन द राइट साइड। ये जनाब AC स्टैंड फॉर दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन लाइज ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड। ये राइट साइड एब्डोमेन की साइड पे ऊपर जा रही है। जब असेंडिंग कोलोन यहाँ तक आ जाए ऊपर चला जाए इस तरह, तो फिर यहाँ से ये जब इस तरह टर्न करेगा तो क्या स्टार्ट होगा ट्रांसवर्स कोलोन। लेकिन इस ट्रांसवर्स कोलोन से पहले असेंडिंग कोलोन जहाँ पे ख़त्म होता है और ट्रांसवर्स कोलोन स्टार्ट होता है, इस कर्व को इस मोड़ को हम कहते हैं फ्लेक्सर। इसको क्या कहते हैं फ्लेक्सर। लेकिन ये फ्लेक्सर राइट साइड पे है कि लेफ्ट पे, ये राइट साइड पे है इन फ्रंट ऑफ लीवर, तो इसको हम हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं। तो आप लोग 7 नंबर लेके हेपेटिक फ्लेक्सर इस तरह 1 बाय 1 आप लोग जानेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। हेपेटिक फ्लेक्सर,
और फिर लास्ट में जनाब अगर आप लोग देखें कि हम देखें यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक जनाब ये क्या है, ये हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन है। लेकिन ट्रांसवर्स कोलोन का इतना हिस्सा अगर दो हिस्से हम ले ले, इसको हम 2/3 कहते हैं, और ये कितना रह जाता है 1/3। तो ट्रांसवर्स कोलोन का दो हिस्से ये किसके अंदर आते हैं, मिड गट में आते हैं, और इसका जो आखिरी एक हिस्सा है वो फिर बाद में किसके अंदर आएगा, हाइंड गट के अंदर आएगा। तो ट्रांसवर्स कोलोन इज अ टोटल नॉट द पार्ट ऑफ मिड गट, ओनली 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। तो यहाँ पे आप लोग लिखे कि 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंडिंग द एनाटमी, कि आप लोग को पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिड गट के अंदर कंटेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ तक अब देखिए आप लोग को पता चल गया, मिड गट स्टार्ट फ्रॉम थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम अप टू द 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। यहाँ तक जितना भी इलाका है इट इज़ नोन एज अ मिड गट, इसके अंदर मिड गट है। अब आप लोग खुद सोचे, मिड गट जो है मिड गट, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़्यादा हिस्सा है कि फोर गट के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 चीज़ों से बना है ना, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। इसका मतलब कि ड्यूडिनम का जो सिर्फ 2 पार्ट है वो किसके पास है, फोर गट, और ड्यूडिनम के दोनों पार्ट्स आखिरी जेजुनम, इलियम, ये सारा किसके पास है, मिड गट। तो ज़्यादा इंटेस्टाइन का हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा किस में आता है, मिड गट। और याद रखें लार्ज इंटेस्टाइन का हाफ, क्योंकि फिर लार्ज इंटेस्टाइन तो हाफ आगे भी है, तो हम कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन with half of the large intestine is the part of midgut, which will be mainly supplied by superior mesenteric artery। हमने यहाँ पे लिखा है ना कि the contents of midgut, ये contents है, कहते हैं कि midgut के अंदर जितने भी लोग आएंगे they are mainly supplied by which artery, superior mesenteric artery, and that artery will come from where, abdominal aorta। क्लियर है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रख लेना है। अब क्वेश्चन ये है कि एब्डोमिनल एओर्टा से एक ब्रांच निकलेगी, और उस ब्रांच का नाम क्या है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। इस सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से फिर फर्दर ब्रांचेस निकलेगी, और वो ब्रांचेस जाकर मुख्तलिफ एरियाज को सप्लाई करेगी। तो अब आप लोग यहाँ पे ऐसा करें, लेकिन ब्रांचेज ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ब्रांचेज ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, मतलब कि वो कौन कौन सी ब्रांचेज है जो इस आर्टरी से निकलेगी और वो फिर जाकर मुख्तलिफ एरियाज को सप्लाई करेगी। नंबर 1, इसका जो पहला ब्रांच है, पहला, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर पेंक्रियाटिको, पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, duodenal artery, इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। एक कल हमने क्या पढ़ा था, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। जो कल के लेक्चर में सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी थी वो कहाँ से आती थी, वो गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी से, और दैट वाज द ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, वो कहाँ से आती है, हेपेट्रिक। और इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी ये कहाँ से आती है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से आती है। अब इधर देखे, हाँ, अगर आप लोगों से कोई ये कहे, इधर देखे यहाँ पे इस सी शेप पार्ट के अंदर क्या पड़ा है, दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाज। ये क्या है, ये पेंक्रियाज है। लेकिन द पार्ट ऑफ पेंक्रियाज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ड्यूडिनम कैविटी, दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ पेंक्रियाज। इसको हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ पेंक्रियाज। लिखना नहीं है ना, इधर देखे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर हम इस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को ब्लड देना चाहते हैं, कल हमने बात की थी, इस फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम को प्लस हेड ऑफ पेंक्रियाज को ब्लड देने का काम है सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। इस तरह है कि नहीं। लेकिन अगर अब हमने किस को ब्लड सप्लाई देना है, थर्ड और फोर्थ को, तो थर्ड और फोर्थ को ब्लड सप्लाई कौन देगा, इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। अब क्वेश्चन ये है कि ड्यूडिनम के जो 4 पार्ट्स हैं उसको जो ब्लड मिलती है ना वो 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से मिलती है। मतलब ये कि जो अपर 2 हिस्से हैं ना, ऊपर 2 जो फोर गट के अंदर आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, दे आर सप्लाइड बाय विच आर्टरी, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। कल मैंने बात की थी, इसलिए कहता हूँ भाई वो लोग कामयाब है जो बार बार रिवाइज करते हैं।
और हम लोगों की कमज़ोरी ये है कि हम क्लास तो लेते हैं लेकिन बाद में जाकर देखते नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, की टू सक्सेस इज़ रिवीजन। याद रखें, मैं जितना भी अच्छा करके पढ़ाऊँ लेकिन अगर आप लोग उस पर खुद जाकर मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कोशिश करें कि खुद भी रिवाइज़ किया करें, ठीक है, बहुत आसान होगा। अब ये कल का पॉइंट है लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं रिवाइज़ किया है, एनाटॉमी भूल जाती है। तो सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, ये कल हमने पढ़ी थी। इसका काम यह है कि फर्स्ट और सेकंड ब्रांच को ये ब्लड देती है प्लस हेड ऑफ पेंक्रियास को। और अभी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको क्या कहते हैं, इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। ऊपर से सुपीरियर आती है, नीचे से इन्फीरियर आती है और ये आपस में यहाँ से एक दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम इलांग विद हेड ऑफ पेंक्रियास, फिर भी ये कौन सप्लाई कर सकती है, इन्फीरियर पेंक्रियाटिक को ड्यूडिनल आर्टरी। आप बताए जा, ये वाला आर्टरी, ये आर्टरी ये सीलियक ट्रंक से आया है या सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी? ये असल में तो आया है जीडीए से, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, लेकिन वो किसका ब्रांच है, हेपेटिक आर्टरी। और हेपेटिक आर्टरी कहाँ से आती है, सीलियक ट्रंक। तो हमने ये बात की थी कि ये आर्टरी जो है ना, इसकी मेन ओरिजिन क्या है, सीलियक आर्टरी। इसकी ओरिजिन क्या है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ये फोर गट का हिस्सा है और ये मिड गट में आता है। अब एमसीक्यूज ये है, एमसीक्यूज सुन ले। हाँ, हेड ऑफ द पेंक्रियास की जो ब्लड सप्लाई है ना, वो इस आर्टरी से भी है और इससे भी है। बात समझ आ गई कि नहीं? लेकिन हेड के साथ साथ अपर दो हिस्से ये सप्लाई करता है ड्यूडिनम की, और नीचे दो हिस्से ये आर्टरी सप्लाई करती है। प्लेब के अंदर ये क्वेश्चन कॉमनली आता है ना, मैं खुद पेपर देखता हूँ प्लेब के अंदर, कि अगर सीलियक ट्रंक के ऊपर लार्ज थ्रोम्बस डिसलॉज हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर सीलियक आर्टरी जहाँ से तीनों ब्रांचेस निकलती है, बात समझ आ गई? कहते हैं कि अगर सीलियक आर्टरी के अंदर एक बड़ी सी थ्रोम्बस आकर उसको क्लॉट के जरिए ब्लॉक करे, ऑल कंटेंट ऑफ द फोरगट बिकम नेक्रोज्ड एक्सेप्ट स्टमक, बॉडी, हेड ऑफ पेंक्रियाज। आंसर इज हेड ऑफ पेंक्रियाज, क्योंकि हेड को अगर यहाँ से ब्लड नहीं मिलेगी तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी, विच विल सप्लाई द हेड ऑफ पेंक्रियाज। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों ने गेन करना है, ये बुक में नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल एमसीक्यूज है कि अगर हम सीलियक ट्रंक की थ्रोम्बोसिस कर भी जाए, ऑल कंटेंट ऑफ द फोरगट बिकम नेक्रोज्ड एक्सेप्ट विच पार्ट ऑफ पेंक्रियाज, हेड ऑफ पेंक्रियाज, बिकॉज हेड ऑफ पेंक्रियाज हैज डुअल ब्लड सप्लाई। इसको सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी से भी मिलती है और इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी से भी मिलती है। नेक्स्ट, ओके, तो इस आर्टरी का काम क्या है, इट विल सप्लाई ब्लड टू थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम एंड ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम प्लस हेड ऑफ पेंक्रियास। ये हेड ऑफ पेंक्रियास जो है ना, इससे ब्लड लेगी, ये जनाब याद रख लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द नेक्स्ट इज, अब देखिए किसकी बारी है, क्या बात, हमने अभी ड्यूडिनम के आखिर तक पहुंचे, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड जेजुनम। तो इस जेजुनम को ब्लड सप्लाई देने के लिए जो इस आर्टरी से ब्रांच निकलेगी, दैट इज कॉल्ड जेजुनल आर्टरी। जेजुनल आर्टरी, जेजुनल आर्टरी, जेजुनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी विच विल सप्लाई विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, इसको जेजुनल आर्टरी आएगी। अब जेजुनम के बाद जनाब क्या स्टार्ट होती है, इलियम, ठीक है, और इलियम किसके साथ जुड़ा हुआ है, सीकम के साथ, और सीकम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस इलियम और सीकम दोनों को इकट्ठी एक ब्लड सप्लाई मिलती है, उसको इलियोसीकल आर्टरी, या इसको सीकम इज द पार्ट ऑफ कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसको हम इलियोकोलिक आर्टरी भी कहते हैं। कोलिक इज द वर्ड यूज फॉर कोलोन, इलियो मीन इलियम और कोलिक इज द वर्ड यूज फॉर कोलोन, और कोलोन का फर्स्ट पार्ट मीन सीकम, इलियोकोलिक आर्टरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन याद रखें, इस इलियोकोलिक आर्टरी के अंदर कितनी जगहों को ब्लड सप्लाई मिलेगी, अब बस दो, इलियम प्लस सीकम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन याद रखें। देखें, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया है, थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, क्योंकि मिड गट कहाँ से स्टार्ट होती है, थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के साथ साथ हमने ब्लड किसको भी देना है, हेड ऑफ पेंक्रियाज। उसको ब्लड देने का काम किस आर्टरी के पास है, इन्फीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी।
इसके बाद किसका बारी आता है, जेजुनम। तो जेजुनम को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी इज जेजुनल आर्टरी। फिर इलियम और सीकम को इकट्ठा जो ब्लड मिलेगी इट इज फ्रॉम विच आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी। और कुछ बुक्स वाले इस जेजुनम और इलियोकोलिक आर्टरी को इकट्ठा इंटेस्टाइनल आर्टरी भी कहते हैं, क्योंकि दीज टू आर मेनली सप्लाई द इंटेस्टाइनल एरियाज, मेनली जेजुनम, इलियम, सीकम, ये सारे इंटेस्टाइन है। मतलब कुछ आतर जो है ना कुछ बुक्स के अंदर कहते हैं कि जेजुनल आर्टरी और इलियोकोलिक आर्टरी कंबाइंडली नोन एज इंटेस्टाइनल आर्टरी, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिर भी अगर आप लोग बुक्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर कभी कभार ये मेंशन हो जाता है। अब इधर देखें, इस सीकम के पीछे भी एक स्ट्रक्चर पड़ा है, दैट इज अपेंडिक्स, इसको भी ब्लड देना होगा, तो दैट इज कॉल्ड एपेंडिशियल आर्टरी। लेकिन दिस एपेंडिशियल आर्टरी इज अ लिटिल ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। याद रखें, इस इलियोकोलिक आर्टरी से तो हमने इलियम को ब्लड सप्लाई दी है और सीकम को भी दी है, लेकिन सीकम के पीछे क्या पड़ा है, अपेंडिक्स पड़ा है। उसको ब्लड देने के लिए हमें इस आर्टरी से एक छोटा सा ब्रांच निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एपेंडिशियल आर्टरी। एपेंडिशियल आर्टरी, एपेंडिशियल आर्टरी, एपेंडिशियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी which will supply blood to where, मसूद आंसर इज अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई करेगा। बात क्लियर है यहाँ तक या नहीं? ये अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई करेगा। यार ये तो बहुत ज़्यादा आसान है मिड गट बनिस्बत फोर गट के, क्योंकि आप लोगों ने बस पार्ट्स को देखना है और आगे जाओ। अब किसकी बारी है? एनीवन? असेंडिंग कोलोन, वेरी गुड। हम यहाँ तक पहुँचे कि नहीं? तो असेंडिंग कोलोन हम मेरे राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे है? हाँ जी आप बताए यार, असेंडिंग कोलोन एब्डोमेन में राइट साइड पे होता है कि लेफ्ट पे? असेंडिंग राइट पे होता है, हाँ ठीक है। ठीक देख, अपेंडिक्स का जो दर्द है वो राइट साइड पे होता है कि लेफ्ट पे? राइट पे होता है। और अपेंडिक्स किसके पीछे पड़ा है? सीकम। इसका मतलब कि सीकम राइट साइड पे है, और सीकम से फिर जो बाद में चीज स्टार्ट होगा वो क्या है? असेंडिंग कोलोन। तो वो भी किस साइड पे होगा? राइट साइड पे। इस असेंडिंग कोलोन को जो ब्रांच निकलता है ना इसको ब्लड देने के लिए, तो वो राइट साइड पे जाएगा कि लेफ्ट पे जाएगा? राइट। और असेंडिंग कोलोन इज अ पार्ट ऑफ कोलोन। द आर्टरी विच सप्लाई असेंडिंग कोलोन इज कॉल्ड राइट कोलिक आर्टरी। इसको हम क्या कहते हैं? राइट कोलिक आर्टरी। तो राइट कोलिक आर्टरी जनाब किसको सप्लाई करेगी? शाबाश, राइट कोलिक आर्टरी बताए ना। राइट कोलिक आर्टरी विल सप्लाई विच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। अब यहाँ पे एक और ब्रांच निकलती है, दैट इज कॉल्ड मिडल कोलिक आर्टरी। मिडल कोलिक आर्टरी। इस मिडल कोलिक आर्टरी का काम यह है कि ये असेंडिंग कोलोन के बाद किसकी बारी है? हेपेटिक फ्लेक्सर और 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। ये हेपेटिक फ्लेक्सर प्लस ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज है सारी, ये डायरेक्ट ब्रांच है। इस सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की डायरेक्ट ब्रांचेज है, एक्सेप्ट एपेंडिशियल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। क्लियर है? सो 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन। जहाँ तक याद रखे आप लोगों ने। तो मिडगट खत्म हो गया कि नहीं? कुछ रहता है इधर ट्रांसवर्स कोलोन तक खत्म हो जाता है ना। तो दिस इज कॉल्ड द आर्टीरियल ब्लड सप्लाई ऑफ द मिडगट। ये बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों को सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि हमने इस स्ट्रक्चर की जो नेमिंग है वो किस सीक्वेंस के साथ देनी है। तो अगर आप लोगों को सीक्वेंस समझ आ गया तो फिर इसकी नेमिंग बहुत बहुत आसान है। क्लियर है जनाब? तो देखें, आते हैं जनाब एक जल्दी जल्दी आप लोग लेके फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? इसके अंदर मेन और पॉइंट्स कौन करते हैं? एपेंडिशियल आर्टरी के अलावा जितने भी ये ब्रांचेज है दीज आर द डायरेक्ट ब्रांचेज ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है? ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की डायरेक्ट ब्रांचेज है। तो देखिए आते हैं जनाब कंसेप्ट की तरफ। व्हाट इज मिड गट? मिड गट स्टार्ट फ्रॉम 3rd पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम अप टू द डिस्टल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है? इन सब की जितनी भी ब्लड सप्लाई होगी दे विल बी मेनली डिपेंडेंट ऑन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अपने आप से ब्रांचेस निकालेगी और इन एरियाज को क्या करेगी? सप्लाई करेगी।
ऊपर से स्टार्ट हो जाए। थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम विद हेड ऑफ पेंक्रियाज, इसको ब्लड देने का काम किसके पास है? इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, याद रखें। आप लोग यकीन करें कि लास्ट एग्जाम में इस ब्लड सप्लाई से 6 MCQs आए हैं। मैंने उस दिन वैसे पढ़ा था, ये सामने जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर CT लिखा है, मैंने उन लोगों पर ड्रा करना था। इधर तो 60-70 लोग बैठे थे लास्ट टाइम। अभी तो ये वायरस क्वेस्ट, सीलियक ट्रंक, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर हेपेटिक, राइट गैस्ट्रिक, ये सारे ये चीज़ें पढ़ा रहा था। और जब एग्जाम आया तो उससे 5-6 क्वेश्चन आया, लोग पास हो चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, उसको आप लोगों ने दिल से याद रखना है, क्योंकि कॉमनली टेस्टेड एग्जाम्स क्वेश्चन होते हैं। तो देखे, जहन में आप लोग रट्टा ना लगाए, जहन के साथ सोचे कि थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम प्लस हेड ऑफ पेंक्रियाज, इसको ब्लड हम किसके जरिए देंगे? इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। नीचे जेजुनम को हम जेजुनल आर्टरी के जरिए देंगे, सीकम और इलियम को इलियोकोलिक आर्टरी के जरिए देंगे, और इससे एक ब्रांच निकलेगी अपेंडिशियल आर्टरी, जो अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर असेंडिंग कोलोन राइट साइड पे है तो उसको राइट कोलिक आर्टरी मिलेगी। हेपेटिक फ्लेक्सर हमारे पास, और ट्रांसवर्स कोलोन की 2/3 तक जो आर्टरी है उसको हम मिडल कोलिक आर्टरी कहते हैं। तो बहुत आसान है। ऐसा करते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज़ द पंपिंग चेम्बर ऑफ द हार्ट, हमने सीरियस पढ़ा है ना, इसके हमने कहा कि हार्ट हैज़ अ 4 चैम्बर्ड आर्गन, लेकिन इसकी जो पंपिंग चेम्बर है दैट शुड बी लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेते हैं और असेंडिंग कोलोन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? एयोटा। एयोटा हैज 3 पार्ट्स, असेंडिंग एयोटा, आर्च ऑफ एयोटा एंड डिसेंडिंग एयोटा। जब एयोटा नीचे की तरफ जाएगी और इट एंटर्ड थोरेसिक कैविटी, इसको हम थोरेसिक एयोटा कहते हैं। और वो एयोटा जब डायफ्राम को क्रॉस करे, इट इज़ नोन एज एब्डोमिनल एयोटा। फिर एब्डोमिनल एयोटा से एक ब्रांच निकलेगी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, एंड दिस सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी विल गिव अ डायरेक्ट ब्रांच विच इज राइट कोलिक आर्टरी, एंड दैट विल सप्लाई द राइट कोलोन। इस तरह ये एनाटमी के इस तरह ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि टेक द ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड रीचेस टू राइट कोलोन, दिस इज द ब्लड सप्लाई। ठीक है ना? तो आप लोगों को ये चीज़ें क्विकली पता होना चाहिए कि हमने ब्लड सप्लाई को कैसे समझना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद जनाब हम चलेंगे द नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई ऑफ द हाइंड गट। अब आप लोग हेडिंग दे दे कि व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द हाइंड गट। जो पुराने स्टूडेंट है बायोकेमिस्ट्री को देगा करो, शायद एक टेस्ट ले ले रिसेंट 1-2 हफ्ते बाद। ठीक है, पूरे बायोकेम में ब्लड सप्लाई ऑफ हाइंड गट। ओके जी, लिखे द कंटेंट्स ऑफ हाइंड गट is mainly supplied by what? Inferior mesenteric artery. Very good. Inferior mesenteric artery, which is IMA, which is the डायरेक्ट वेंट्रल और इंटीरियर या फ्रंटल ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एयोटा। किस तरह है ना, कहते हैं कि हाइंड गट के अंदर जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे सप्लाई होंगे किस आर्टरी के जरिए? शाबाश, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के जरिए। और ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कहाँ से ही है? आंसर इज एब्डोमिनल एयोटा से ही है। तो एब्डोमिनल एयोटा से एक डायरेक्ट ब्रांच निकलेगी विच विल बी कंसिडर्ड एज इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और देन इट विल गोज टू सप्लाई द होल हाइंड गट। ठीक है, अब आते हैं जनाब इसकी कंटेंट कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, तो देखे हमने ट्रांसवर्स कोलोन पे बात छोड़ी थी ना, ट्रांसवर्स कोलोन के कहाँ तक? 2/3 तक।
अब यहाँ से 2/3 तक तो क्या ख़त्म होता है, मिड गट। तो यहाँ से जो रिमेनिंग 1/3 है इट विल बी द पार्ट ऑफ हाइंड गट। तो आप लोग लेके 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन या ट्रांसवर्स कोलोन 1/3 नंबर 1, ठीक है, 1/3 नंबर 2। इसके बाद द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन विच इज कंटिन्यूअस एज अ डिसेंडिंग कोलोन, क्योंकि इसके बाद तो क्या स्टार्ट होगा, डिसेंडिंग कोलोन स्टार्ट होगा। लेकिन ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन के दरमियान फ्लेक्सर है ना, वेरी गुड, ये लेफ्ट फ्लेक्सर है लेकिन जस्ट फ्रंट ऑफ द स्प्लीन के सामने है, इसको स्प्लीनिक फ्लेक्सर कहते हैं। तो स्प्लीनिक फ्लेक्सर विल बी द पार्ट ऑफ हाइंड गट। हेपेटिक फ्लेक्सर किसके अंदर आता है, क्या बस मिड गट के अंदर, लेकिन जो स्प्लीनिक फ्लेक्सर है इट विल बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। आपको समझ आ रही ना, इधर देखे ये कौन सा है, ट्रांसवर्स कोलोन। इसके बाद ये क्या स्टार्ट होता है, डिसेंड, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ पे क्या चीज़ थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी, असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन के दरमियान जो ये एरिया था ना दैट इज हेपेटिक फ्लेक्सर, और इस ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन के दरमियान ये जो है ना इसको क्या कहते हैं, स्प्लीनिक फ्लेक्सर। हेपेटिक फ्लेक्सर को इसलिए हेपेटिक कहते हैं कि इट इज लाइज इन फ्रंट ऑफ लीवर, स्प्लीनिक को इसलिए कहते हैं कि इट लाइज इन फ्रंट ऑफ स्प्लीन, ठीक है। ये एनाटमी है ना, स्प्लीन लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, लीवर लाइज ऑन द राइट साइड। तो हेपेटिक फ्लेक्सर वाज द कंटेंट ऑफ मिड गट, लेकिन स्प्लीनिक फ्लेक्सर इज द कंटेंट ऑफ हाइंड गट, ठीक है। इस फ्लेक्सर के बाद क्या स्टार्ट होगा, डिसेंडिंग कोलोन। तो आप लोग लेके द नेक्स्ट इज डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन। फिर जनाब इसके बाद द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलोन। इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलोन। फीसेस स्टोरिंग एरिया ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। इसके साथ मसले में फिर क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के चांसेस भी हो सकते हैं। हम इसको सिग्माइडोस्कोपी मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर अंदर देखते हैं कि इसके अंदर मसला क्या है। वी विल डिस्कस दिस इन पैथोलॉजीज। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट लेके सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जनाब द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम। इसके बाद क्या होता है, रेक्टम, रेक्टम। तो मेनली दीज एरियाज, एनल कैनाल इसके अंदर स्पेयर होता है। यहाँ तक जो मेन कंटेंट है ना वो किसके अंदर आते हैं, हाइंड गट के अंदर। हम एनल कैनाल और एनस की जो ब्लड सप्लाई है वो अलग देख लेंगे कि उसमें क्या होगा। लेकिन याद रखें कि मेनली जो आप लोगों ने याद रखना है कि हाइंड गट इज मेनली अप टू विच एरियाज, रेक्टम, ये रेक्टम तक है, ठीक है, रेक्टम तक जनाब ये हाइंड गट है। लेकिन एनल कैनाल की, हम एनल कैनाल को डिवाइड करते हैं, पेक्टिनेट लाइन होता है, डेंटेट लाइन, उसके ज़रिए, क्योंकि उसके बेसिस पे हम फिर कहते हैं कि अपर हीमोराइड है, इंटरनल है या लोअर हीमोराइड है, वो हम बाद में। लेकिन अगर एनल कैनाल की हम देखें, अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल, यहाँ तक हमारे पास क्या है, अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल, दिस इज द पार्ट ऑफ, ये भी लिखे अपर हाफ ऑफ एनल, रेक्टम के बाद अपर हाफ, अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल, दीज आर द पार्ट्स ऑफ विच गट, हाइंड गट। और इन हाइंड गट की जितनी भी ब्लड सप्लाई है ना ये मेनली किसके अंदर है, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के अंदर है, ठीक है जी। अब आते हैं इसकी ब्रांचेस लेके कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी विच विल सप्लाई दीज एरियाज, ब्रांचेस, ठीक है जी। अब देखें, हाँ आप इधर आ जाए। फॉर एग्जांपल इसको जनाब देखें, जो लोग ऑनलाइन सुनते हैं ना उन लोगों को भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे अगर इस मार्कर को हम रखें ना, ये राइट साइड पे है कि लेफ्ट पे है, ये राइट पे है, तो राइट साइड पे द पार्ट ऑफ कोलोन इज ऑलवेज असेंडिंग कोलोन, ठीक है। फिर ये कोलोन यहाँ से इस तरह डाइवर्ट हो जाता है, तो ये कौन सा फ्लेक्सर है, हेपेटिक फ्लेक्सर है। और फिर यहाँ से जो डिसेंडिंग स्टार्ट होगा तो ये कौन सा फ्लेक्सर बन गया, स्प्लीनिक फ्लेक्सर बन गया। हमारा तो इस एरिया को भी ब्लड सप्लाई देना है, ठीक है। नाउ याद रखे ये डिसेंडिंग कोलोन लेफ्ट साइड पे आता है कि राइट पे, लेफ्ट पे। इसको ब्लड देने वाला आर्टरी क्या होगा, लेफ्ट कोलिक आर्टरी होगी। वो लेफ्ट कोलिक आर्टरी न कि सिर्फ डिसेंडिंग कोलोन को ब्लड देगी, रिमेनिंग 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स को भी देगी और स्प्लीनिक को फ्लेक्सर को भी देगी। आप लोग इमेजिन करें, यहाँ पे जो असेंडिंग कोलोन था इसकी आर्टरी कौन सी थी, राइट कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी।
लेकिन स्प्लीनिक फ्लेक्सर और 2/3 ट्रांसवर्स के लिए मिडल कोलिक आर्टरी थी। तो इसका मतलब कि असेंडिंग कोलोन और हेपेटिक फ्लेक्सर और 2/3 ऑफवर्ड ट्रांसवर्स कोलोन, इसके लिए कितनी आर्टरी थी? तो एक राइट कोलिक और एक मिडल कोलिक। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसवर्स कोलोन का बकिया हिस्सा है, स्प्लीनिक फ्लेक्सर और टोटल डिसेंडिंग कोलोन के लिए कितनी आर्टरी है? एक है, दैट इज लेफ्ट कोलिक आर्टरी। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि ज़्यादा ब्लड हेपेटिक फ्लेक्सर को मिलेगा या स्प्लीनिक फ्लेक्सर को? हेपेटिक। तो स्प्लीनिक फ्लेक्सर इज डेफिशिएंट ऑफ ब्लड, इसलिए इस फ्लेक्सर के ऊपर इस्कीमिया के चांसेस हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वाटरशेड एरिया उसको कहते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आता है ना, हमने कल एक क्लास में डिस्कशन की थी ना कि वाई स्प्लीनिक फ्लेक्सर इज कॉल्ड वाटरशेड एरिया ऑफ द होल जेटी, इट्स मीन दैट एरिया रिसीविंग वेरी वेरी लो ब्लड सप्लाई, और उस लो ब्लड सप्लाई की वजह से, सिंगल आर्टरी की वजह से उसके अंदर इस्केमिक चेंजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह कि ग्रेटर ओमेंटम को हम पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन कहते हैं, उसी तरह स्प्लीनिक फ्लेक्सर को हम वाटरशेड एरिया ऑफ द एब्डोमेन भी कहते हैं। तो लेके ब्रांचेस, द फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड, फर्स्ट ब्रांच इसमें जो आएगा ये वाटरशेड एरिया, समझ आ गई अब कि नहीं? ये मेन पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पहले के जनाब इसकी ब्रांच लेफ्ट कोलिक आर्टरी, लेफ्ट कोलिक आर्टरी। लेफ्ट कोलिक आर्टरी का मतलब ये है, लेफ्ट कोलिक आप बताते चले, इसमें मैंने ब्लड सप्लाई किसको देना है? ट्रांसवर्स कोलोन, यस। देखिए एक एक ट्रांसवर्स कोलोन 1/3 प्लस स्प्लीनिक फ्लेक्सर, स्प्लीनिक फ्लेक्सर प्लस वेरी गुड डिसेंडिंग कोलोन। तो देखिए एक आर्टरी पे कितना बोझ है, ज़्यादा लोड है ना, ज़्यादा एरिया है, इसलिए इस फ्लेक्सर को ब्लड सप्लाई कम की वजह से, इसमें इस्कीमिक चांसेस ज़्यादा होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? वाटरशेड एरिया कहते हैं। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ना कि लेफ्ट कोलिक आर्टरी के बाद किस चीज़ की हमने अब देखे यहाँ से स्टार्ट ली है, यहाँ से, और हम कहाँ तक पहुँचे? ये एरिया कवर हो गया कि नहीं? ये कवर हो गया ना, ये वाला कवर हो गया और ये पूरा कवर हो, यहाँ तक आ गए ना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया लेफ्ट कोलिक आर्टरी के पास है। फिर किसका बारी है? सिग्मोइडल कोलोन। इसको आर्टरी जो है ना सिग्मोइडल आर्टरी कहते हैं, सिग्मोइडल आर्टरी, सिग्मोइडल आर्टरी। सिग्मोइडल आर्टरीज आर दोज आर्टरीज which will supply blood to the sigmoid colon, sigmoid colon। ये सारे डायरेक्ट ब्रांचेज हैं। These are the direct branches of inferior mesenteric artery but indirect branches of abdominal aorta। ठीक है, याद रखें। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ना, कहते हैं कि जब फॉर एग्जांपल इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये जब ये दोनों ब्रांचेस देगी ना, दोनों, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कहाँ से निकली है? एब्डोमिनल एओर्टा से, और इसने रास्ते में दो आर्टरीज की ब्रांचेस दी है। कौन कौन सी ब्रांचेस दी है? लेफ्ट कोलिक आर्टरी ब्रांचेस दी है और सिग्मोइडल आर्टरी ब्रांचेस दी है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब ये आर्टरी खुद फिर नीचे जा रही है ना, नीचे, और ये पेल्विक में एंटर होती है ना, पेल्विक, या याद रखें कि इन दोनों ब्रांचेस देने के बाद इसको फिर हम बाद में इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी नहीं कहते, इससे एक और आर्टरी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। इसको क्या कहते हैं? सुपीरियर। तो एमसीक्यूज ये होता है ना, इधर देखे, एक होते ब्रांच, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, मैं अपने आप से एक ब्रांच, ये ब्रांच है मेरा, लेकिन अगर यहाँ पे मेरा नाम जनाब कुछ और है, लेकिन इस डेस्क पे जाकर मेरा नाम बदल जाता है, तो ये मेरा क्या है? ब्रांच है कि कंटिन्यूएशन है? ये कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन मीन कि आप जाते हैं, एक चीज़ को क्रॉस करके आपका नाम बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूएशन। तो कहते हैं कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जब ये दोनों ब्रांचेस देती है ना, और वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाती है, तो उसका नाम बदल जाता है, और उसको हम फिर क्या कहेंगे? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कहते हैं। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट अभी समझ आएगा। ब्रांचेस में तो नहीं लिख सकते, लेकिन इसके साथ हम एक पॉइंट लिखते हैं, लेकिन लेके सुपीरियर, तो कुछ एग्जामिनर कहते हैं ये इसका ब्रांच है, लेकिन इसका ये ब्रांच नहीं है, ये इसकी क्या है? कंटिन्यूएशन है। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ, आप लोग सिर्फ इसको लेके यहाँ पे ब्रैकेट में कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, IMA। ये इंफीरियर, हाँ जी,
इससे एक आर्टरी बन जाती है और उसको हम बाद में सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जब फॉर एग्जांपल ये ऊपर तो एब्डामेन है ना, ऊपर एब्डामेन है, नीचे क्या स्टार्ट होता है, पेल्विस, नीचे क्या स्टार्ट होता है, पेल्विस। एक एमसीक्यूज याद रखें, कहते हैं कि इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और भी आसान करा देता हूँ, ये किसकी ब्रांच थी, एब्डोमिनल एयोर्टा की। इससे अपने आप से कितने ब्रांचेस दिए, 2। जब वो नीचे एब्डोमेन से पेल्विस की तरफ जाती है ना, पेल्विक कैविटी की तरफ, तो वो रेक्टम के पीछे से गुजर के जाती है। अगर ये मार्कर रेक्टम है ना, तो ये इसके पीछे से कौन सी आर्टरी जाती है, इंफीरियर मेजेंटेरिक। हम कहते हैं कि व्हेन इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी रीचेस टू द पेल्विस बिहाइंड द रेक्टम, इट इज कंटिन्यूअस एज सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये भी एमसीक्यूज है, इंफीरियर mesenteric artery becomes superior rectal artery behind which structure answer is rectum, क्योंकि इसका नाम फिर क्या बन जाता है, रेक्टल आर्टरी बन जाता है। बात क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज याद रखें, तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी का आप लोग लेके कि इसमें ब्लड सप्लाई किसको देना है, अपर हाफ ऑफ रेक्टम, अपर हाफ ऑफ रेक्टम, पूरे रेक्टम को नहीं, प्लस अपर हाफ ऑफ एनल केनाल। अब इस आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस या पोर्टल सिस्टम नाम सुना होगा, वो हम इसके अंदर फिर मर्ज करके पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें कि दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी सप्लाई अपर हाफ ऑफ द रेक्टम, ठीक है, और जनाब ये एनल केनाल क्या कर देता है, अपर हाफ को सप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर है। सो दीज आर द एक्चुअली ब्लड सप्लाई ऑफ व्हाट, हाइंड गट। ठीक है, तो हाइंड गट जो है ना, देखे इसकी ब्लड सप्लाई तो बिल्कुल इजी है। ये 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से स्टार्ट होता है और अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल पे एंड हो जाता है। मैंने आगे जनाब एक कंसेप्ट पढ़ाना होगा आप लोगों को, इधर देखे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इमेजिन करें ना, रेक्टम जो है रेक्टम, इस रेक्टम को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, क्योंकि रेक्टम की सब म्यूकोजा, एक होता है म्यूकोजा और इसके नीचे सब म्यूकोजा। इस सब म्यूकोजा लेयर के अंदर वेन्स होती है, उस वेन्स की इबनॉर्मल डायलेटेशन को हम पाइल्स कहते हैं, हीमोराइड्स कहते हैं। रेक्टल वेरिसिस इज कॉल्ड हीमोराइड, जिस तरह एसोफेजियल वेरिसिस होता है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेक्टम, अगर ये क्या है, रेक्टम है, तो रेक्टम को हम एनाटोमिकली डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं अपर 1/3, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिडल 1/3, मिडल 1/3, और नीचे क्या होगा, लोअर 1/3। तो रेक्टम इज मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स, और इन तीनों पार्ट्स को हमने क्या देना है, ब्लड सप्लाई देना है। अब इधर देखिए, एक सोच ले चीज़, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से अपर 1/3 पार्ट को ब्लड देना है, उस आर्टरी का नाम ये होगा कि अपर पार्ट है कि लोअर पार्ट है। देखिए आर्टरी शुड बी रेक्टल आर्टरी, क्योंकि क्या चीज़ है, रेक्टम है, लेकिन इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सो द आर्टरी इज कॉल्ड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अपर हाफ ऑफ द रेक्टम को ब्लड देना, दैट इज ऑफ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ये कहाँ से है, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की कंटिन्यूएशन है कि नहीं, और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी कहाँ से आई है, एब्डोमिनल एयोर्टा से। क्लियर है। मिडल पार्ट को अगर हमने ब्लड देना है जाम, तो मिडल रेक्टल आर्टरी होगी ना, मिडल रेक्टल, लेकिन ये जनाब आती है इंटरनल इलियक आर्टरी से, ये मैं आगे पढ़ाता हूँ, लिखना नहीं है। और इंटरनल इलियक आर्टरी कम फ्रॉम कॉमन इलियक आर्टरी विच इज़ द ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा। एब्डोमिनल एयोर्टा जब खत्म होती है ना, तो वो कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड होती है, एक इंटरनल बन जाती है और एक एक्सटर्नल बन जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ। अब इधर देखें, ये कौन सी आर्टरी होगी, ये सबसे नीचे है, तो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी होगी। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ पुडेंडल आर्टरी, इसको क्या कहते हैं, पुडेंडल आर्टरी, which is the branch of internal iliac artery which is again common iliac artery or of abdominal aorta। इसका मतलब यह है कि गेम सब किस पे जाता है, एब्डोमिनल एयोर्टा पे जाता है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात है। तो इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा क्या है, फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। रेक्टम को हम अलग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर हीमोराइड्स का जिक्र करेंगे, दैट इज कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। हीमोराइड इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान,
और हम ये भी कहेंगे कि हीमोराइड्स, अब ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है ऊपर, तो मिडल में क्या है, मिडल रेक्टल आर्टरी, इन दोनों के यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको हम अपर एनास्टोमोसिस कहते हैं और इसको हम क्या कहते थे, लोअर एनास्टोमोसिस कनेक्शन, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब बैक प्रेशर आएगा तो ये प्रेशर डाइवर्ट होगा नीचे और मिडल पार्ट पे, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने तो यहाँ पे जो बात की है कि हाइंड गार्ड के अंदर जो मेन कंटेंट्स है, हमारा फोकस इस लेक्चर के अंदर किस आर्टरी पे है, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी पे। तो इसके साथ जो रेक्टम का हिस्सा है वो अपर 1/3 है ना, इसलिए हमने सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की जिक्र यहाँ पे की है। लेकिन ये मिडल और लोअर ये हम बाद में करेंगे जब हम एब्डोमिनल एयोर्टा को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये सारे के सारे हमने जो है ना अभी तक हाइंड गट की बात की है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया है, फोर गट पढ़ा है, इसके बाद मिड गट पढ़ा है और इसके बाद हाइंड गट पढ़ा है। अब लोग हेडिंग दे दे एमसीक्यूज पूल, 3-4 एमसीक्यूज है वो कवर करते हैं। यहाँ पे लिखे जनाब एमसीक्यूज पूल। नंबर 1, शॉर्ट गैस्ट्रिक arteries supply the fundus of stomach which is the एक ये क्वेश्चन आता है कॉमनली जो एग्जाम क्वेश्चन है, upper half of the lesser curvature is mainly supplied by celiac truncus thrombus sphere area branch of abdominal aorta
ये क्वेश्चन लेके शाबाश। इससे आप लोगों के 3-4 क्वेश्चंस इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। एनाटॉमी क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, ठीक है। इसमें जनाब जो मेन पॉइंट्स है वो ये है, सबसे पहले में आप लोग आंसर करें। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज सप्लाई फंडस ऑफ द स्टमक इज अ ब्रांच ऑफ, वेरी गुड। इसका जनाब है स्प्लीनिक आर्टरी, और स्प्लीनिक आर्टरी इज द लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। वो फिर कहाँ से आता है? सीलियक ट्रंक से आता है, इस तरह है ना। दैट इज कॉल्ड स्प्लीनिक आर्टरी, गुड, ओके। नेक्स्ट, upper half of the lesser curvature is mainly supplied by left gastric artery LGA, or left gastric artery is the direct branch of celiac trunk, very good, left gastric artery. Next, if celiac trunk is thrombosed या block, with spite of that बावजूद उसके which part of pancreas will be spared? Head, because it will receive blood also from superior mesenteric artery which inferior pancreatico-duodenal artery. Which of the following is watershed area? Splenic plexus, very good, because that area receive less blood, there is a chance of thrombosis या ischemia. Cystic artery supply gallbladder, which is a branch of, very good, right hepatic artery, or right hepatic artery is a branch of proper hepatic artery which is come from hepatic artery, and that is a branch of celiac trunk. Appendiceal artery is an indirect branch of superior mesenteric artery which is arises directly from ileocholic artery या ileocecal artery, ileocholic artery लोग इसको कहते हैं, या ileocecal artery. Next, gastric ulcer perforation leads to bleed from, gastric perforation most commonly occurring in upper half of the lesser curvature left gastric artery. ये इनडायरेक्टली आप लोगों की एनाटॉमी पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों को एनाटॉमी का पता है कि नहीं? नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले। कहते हैं कि हमने ये बात तो की है कि एब्डोमिनल एयोर्टा से जनाब फोर गट को जो ब्लड मिलेगी वो इस ब्रांच से मिलेगी, सीलियक ट्रंक से। मिड गट को ब्लड सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी देगी, और हाइंड गट को ब्लड इंफीरियर मेजेंटेरिक देगी, इस तरह है ना। ना क्वेश्चन ये है कि पीछे वर्टेब्रा है। कहते हैं कि अगर जिस एरिया से, ये बात सोच ले, अगर ये एब्डोमिनल एयोर्टा है और इससे ये ब्रांच निकली है सीलियक आर्टरी, तो कहते हैं कि सीलियक आर्टरी जिस लेवल पर निकलती है एब्डोमिनल एयोर्टा से वो पीछे किस वर्टेब्रा के सामने है कि T12, याद रखें, थोरेसिक वर्टेब्रा 12। अगर हम T12 को यहाँ पंक्चर करें और हम पेट के अंदर से जाए और एब्डोमिनल एरिया को हिट करें तो वहाँ से कौन सी आर्टरी निकलेगी? सीलियक ट्रंक निकलेगी। तो सीलियक ट्रंक इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा विच इज अराइजेज एट द लेवल ऑफ T12। फिर सीलियक ट्रंक के नीचे 1 सेंटीमीटर के फासले पे नीचे कौन सी ब्रांच निकलेगी? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी L1 एट द लेवल ऑफ L1 लंबर वर्टेब्रा, क्योंकि थोरेसिक के बाद क्या होता है? लंबर। और L3 के लेवल पर एब्डोमिनल एयोर्टा से क्या निकलेगी? शाबाश, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्ट। इधर देख, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है। ये एब्डोमिनल एयोर्टा है ना, ये एब्डोमिनल एयोर्टा बाद में क्या होगी? खत्म हो जाएगी, कितने में कन्वर्ट हो जाएगी? 2 में। These are called common iliac artery, इस तरह है ना। तो कॉमन iliac artery से फिर कितनी बनेगी? 2, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एब्डोमिनल एयोर्टा जब एब्डोमिन में जाती है ना तो एट द एंड ये कितने में डिवाइड हो जाती है? 2 में, और उन दोनों से फिर ब्रांचेस लोअर लिम्ब में जाएगी ना। क्वेश्चन ये है कि एब्डोमिनल एयोर्टा के लास्ट पॉइंट जहाँ पे ये 2 में डिवाइड हो जाती है, इसको हम बाइफोर्केशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइफोर्केशन का नाम सुना है? बाइफोर्केशन ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा। ये एमसीक्यूज है, देखे। सीलियक ट्रंक कहाँ से निकलता है? एट द लेवल ऑफ T12 सीलियक आर्टरी। L1 की लेवल पे क्या निकलता है? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। L3 के लेवल पे क्या निकलता है? तो इसका मतलब ये है कि अब तक इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के लेवल तक अब तक एब्डोमिनल एयोर्टा वही एब्डोमिनल एयोर्टा है। तो पेपर में अगर यह आ जाए कि एब्डोमिनल एयोर्टा बाइफोर्केशन अकर एट द लेवल ऑफ डैश, तो वो L3 से आगे हो सकती है? नहीं। अगर पेपर में ABCD में L1 L2 इस तरह है ना, वो ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की जो ब्रांच है वो किस लेवल पे है? L3। तो बाइफोर्केशन तो उसके नीचे होगी ना। सो बाई 4 मीन एट द लेवल ऑफ L4, याद रखिए। फोर्केशन में L4 आता है, फोर्केशन में 4 आता है। नाउ क्वेश्चन ये है
abdominal aorta will bifurcate into common iliac arteries at the level of L4, लेकिन abdominal aorta से inferior mesenteric artery will arise at the level of L3, superior mesenteric artery L1 और celiac trunk T12। क्लियर है? इसको देख ले, ब्रेक करे शाबाश 15 मिनट, फिर नेक्स्ट क्लास लेते हैं, लेकिन रिवीजन इज द की। ओके।